क्लास 10th के लिए बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे सर एक छोटा सा सेशन रख लीजिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। भाई ठीक है चलो रख लेते हैं। क्या करना है उसमें, हमें ना सबको सारे टर्म्स की एक सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बता दीजिए और पूरे चैप्टर में होता क्या है वो समझा दो। मैंने कहा ठीक है भाई समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए ये सेशन बनाया है जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के लिए ना बहुत आसान सी डेफिनेशन और बहुत सिंपल तरीके से कैसे आप उसको 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है भाई बालकों? केमिकल रिएक्शन सिंपल सा क्या है, हमने दो अलग अलग या एक सब्सटेंस कोई भी लिया और उसको पूरी तरीके से बदल के एक नया सब्सटेंस बना दिया, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन। तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। समझ लो बात को कि हमने हाइड्रोजन लिया 2s2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। समझ गए बच्चों? देखो यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कंबस्टेबल है, मतलब इनकी प्रेजेंस में आग लग सकती है। जबकि H2O जो इन दोनों से मिलके बना वो तो आग बुझाने के काम आता है, तो बिल्कुल नया बन गया। तो जो बनता है वो एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करता। इसको कहते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज हो गया और उसी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने इक्वेशन के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इस केमिकल चेंज को लिखना भी तो पड़ेगा ना। कैसे लिखोगे भाई? उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वर्ड इक्वेशन कह दिया मैंने कि भाई हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें वाटर दे रहा है। ये है आपकी जो है वर्ड इक्वेशन, इसको इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन है और ये है आपकी जो है सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। चलिए बात समझ में आई यहां तक। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर। जहां भी आपको कहीं भी कोई चीज बदलती नजर आए, नई बन जाए, नया एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, वही होते हैं केमिकल चेंज और उसी को रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जंग लग गया, एक लोहा रखा था बाहर, जंग लग गया, तो क्या हो गया? एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। क्या वो जंग लगा लोहा वापस से प्योर लोहे पे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, आयरन में नहीं बदलेगा। तो ऐसे टाइप जो चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेशन, कुकिंग, ये सब आपके क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। हो रही है सब जगह, रस्टिंग हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो रहा है, दूध से बना ली दही। अब क्या दही को वापस दूध में बदल दोगे? नहीं ना। तो नया सब्सटेंस बन गया। अब दूध की प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल अलग है और दही की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। दही अलग तरीके से यूज होती है और दूध अलग तरीके से। तो जो नई चीज बनती है उनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट ही होती है, उनका पुराने सब्सटेंसेस से कोई लेना देना नहीं। अब कहीं भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या है कि कैसे पता चले? उनको पता करते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। प्याज ली हमने, प्याज को हमने रेस्ट करना शुरू किया, माफ कीजिए, प्याज को भूनना शुरू किया, तो क्या होगा? प्याज का कलर बदल जाएगा और वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ब्राउनिश कलर का होना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि वहां कोई चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन क्या वो ब्राउन कलर वाली प्याज वापस उसी ओरिजिनल प्याज में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है और वहां जो है आपकी रिएक्शन होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में आप देखो, कोयला जला रहे हैं, कोयला जलने से वहां धुआं उठता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है। खाना पकाते वहां भी आपकी गैस रिलीज होती है। चेंज इन टेम्परेचर होता है, कोई भी चीज नहीं बनती है तो वहां चेंज इन टेम्परेचर आता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अभी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जांपल। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई कहीं भी कोई रिएक्शन हो रही है। देखो आप देखें, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये मोस्टली हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ एक लिखा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, वर्ड प्रॉब्लम को सिंबल्स में जब हम लिख देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन एंड इक्वेशन में बात समझ में आ गई। अब यहाँ वो जो बात मैं पहले समझा चुका हूँ वही लिखी है, तो आपके लिए डेफिनेशन टाइप में मैंने यहाँ लिख दिया है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ नाम से लिखा, सिंबल फॉर्मूला से लिख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था जब पहली रिएक्शन बनाई थी, उससे बना था वाटर। तो जो इनिशियली हम लेके चलते हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और जो फाइनली बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है आपके रिएक्टेंट्स और ये जो बना ये है प्रोडक्ट।
तो रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ ये इक्वल्स टू के साइन की जगह एक एरो का साइन होगा, वो कैसे लिखा जाएगा? देखो बच्चों, आप लेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, 2Mg हो जाएगा, 2MgO कह सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, और ये एरो साइन दिखाता है गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स, GIVES गिव्स। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या देंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। स्केलेटल इक्वेशन, दो तरह की इक्वेशन होगी, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को जैसे हमने पहले लिखा था Mg, ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम का क्या है? एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के वो इक्वल नहीं होते, उसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। अब जब भी हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन होगी तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। अब बैलेंस क्यों करोगे बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो रही है उसमें जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा। सर हम तो लकड़ी ले लेते हैं, जलाते हैं, जब लकड़ी जलाई तब तो उनका वजन 4 किलो था और जब राख वो बची उसका वजन तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो ये तो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें से जो धुआं निकला, गैसेस निकली, वो सब अगर सारा एड ऑन करोगे ना तो उतना ही आएगा जितने वजन की आपने लकड़ी ली थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंस करना होता है किसी भी इक्वेशन को। अब पीछे अगर मैं चलूं तो यहाँ देखो आप बात, मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम, इधर मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक। अब इनको इक्वेट करके इक्वल करना है, तो ऑक्सीजन के दो है, इधर दो से मल्टीप्लाई करो। ये जो MgO है ये फॉर्मूला है और ये O2 फॉर्मूला है। O के नीचे 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर हमें इधर 2 चाहिए तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ भी, ठीक है ना बच्चों। अब ऑक्सीजन के दो एटम को करने के लिए हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, जबकि मैग्नीशियम का एक इधर है, एक इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2, ये दो दोनों के लिए होता है, तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2। इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस क्यों करा जाता है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा जाए। अब जितने ग्राम इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है उतने ग्राम उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बस यही होता है, और कुछ ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होती है मैंने समझा दिया आप लोगों को। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, जब भी आप लोग कोई भी एक केमिकल इक्वेशन लिखते हो, अगर आप उसके साथ उसके सिंबल्स भी डिनोट करा दोगे तो बहुत यूजफुल होता है। उससे क्या पता चल जाता है कि कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया है या जो प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो उसके लिए हम गैस से डिनोट करते हैं, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ये सब कुछ। लेकिन कभी कभी ना जब रिएक्शन होती है तो किसी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको करना होता है, या फिर उसमें सनलाइट वगैरह इन्वॉल्व होती है तो वो भी डिनोट करना होता है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं ये देखो बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में है। ये जो रिएक्शन होगी ये 500 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट जो कि यहाँ आयरन है उसकी प्रेजेंस में होगी। ये सब यहाँ लिखे जाते हैं, इनके बिना रिएक्शन नहीं होगी, बट ये इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस ये इंफॉर्मेटिव होते हैं। उससे NH3 बन गया, ये गैसियस फॉर्म में बन गया। तो ये है कि आप लोगों को और ज्यादा जो है इसकी नॉलेज हो जाएगी बाय सीइंग द इक्वेशन। इक्वेशन को देखते ही पता चल गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी जिसमें क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा, तभी यहाँ C6H12O6 बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, वो बहुत काम आएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई पूरा चैप्टर है ही केमिकल रिएक्शन का, तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो मैं सिंपली एक फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ। चाचा जी, ताऊ जी, पापा जी सब इकट्ठे रहते हैं, कंबाइन होके रहते हैं, तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी होगी, कंबाइन होके एक फैमिली में रह रहे हैं। तो ये अलग था ये अलग था, दोनों साथ में आके रहने लगे, कंबाइन हो गए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
एक फैमिली है, चाचा जी, ताऊ जी, पापा जी साथ में रहते हैं, काम के लिए सब अलग अलग हो गए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक से टूट के एक से ज्यादा में बिखर जाना, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैं बहुत बढ़िया से एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं, एक गरीब लड़का होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, अमीर लड़के की एंट्री होती है, तो वो गरीब लड़की जो होती है अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अमीर की तरफ चली जाती है। तो वो अमीर क्या है, ज्यादा जो है रिएक्टिव है, मतलब पैसे के हिसाब से, तो ज्यादा रिएक्टिव के साथ चले जाना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, गाँव में रह रहे हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन शहर में एक अच्छी जॉब मिली, तो ज्यादा डिस्प्ले आदमी क्या होगा, अपने गांव से जॉब छोड़ के शहर की तरफ चला जाएगा ज्यादा सैलरी पाने के लिए, ठीक है, एक्सपोजर लेने के लिए, तो डिस्प्लेस हो गया ज्यादा की तरफ, ज्यादा की तरफ। तो यहाँ ज्यादा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे दो दोस्त हैं, मैं और मेरा दोस्त है, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, वो क्रिकेट, ठीक है। अब दो दोस्त हो रहे हैं हमारे, वो भी एक फुटबॉल खेलना चाहता है, एक क्रिकेट, तो जो फुटबॉल उनमें से खेलेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा, और जो मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाला है वो दूसरे के साथ चला जाएगा जो कि क्रिकेट खेलता है। तो एक्सचेंज कर लिया ना हमने। दिस एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी आगे देखेंगे, पहले इनको समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने यहाँ देखिए कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, मतलब कार्बन को बर्न किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। सीधी सी बात है, कोयला लिया, जला दिया, तो वहां जब भी कहीं कोई जलाने की बात आएगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों कंबाइन हो गए और मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, वाटर मिल गया, तो ये अलग अलग एक साथ आ गए, तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन अभी मैंने बताया, डिकम्पोज हो जाते हैं, एक से ज्यादा में ब्रेक हो जाते हैं, एक से ज्यादा में ब्रेक होंगे। लेकिन जब हम किसी चीज को ब्रेक करें, भाई तोड़ने के लिए कोई भी चीज ले लो, तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इसमें तीन टाइप से एनर्जी लगा सकते हैं आप, या तो हीट कर सकते हैं, या लाइट पास कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लाइट। तीन चीज लेनी, आप हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का। जब पानी लोगे आप और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, बट देखो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, देनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, वो आगे देखेंगे। अभी पहले अभी यही समझो कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मैंने सब्सटेंस इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से डिकम्पोज, कोई भी डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, एक से ज्यादा में तोड़ देना। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल है वाटर का, ठीक है बच्चों। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, हीट देने से। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया, हीट करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, थर्मल मतलब हीट देने से तोड़ना, तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन जब होगा जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे और वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल ये याद रखना है। फोटोकेमिकल, जो कि हीट की वजह से नहीं, लाइट की वजह से। तो लाइट की वजह से जैसे हमने लिया AgBr, ठीक है बच्चों। AgBr को लोगे, अगर सनलाइट उस पर पड़ जाएगी तो वो ब्रेक हो जाता है Ag और Br में, तो एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट गया कि नहीं टूट गया, तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस की वजह से, तो वो जो एनर्जी ले रहा है अपने आप को ब्रेक करने के लिए, वो कहां से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, देखो क्यों देखें सर, चैप्टर तो आप पढ़ा रहे हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रिएक्टिविटी सीरीज क्यों याद करनी है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे को अपने साथ ले जाएगा, दूसरी गर्लफ्रेंड को छीन ले जाएगा, है ना, ऐसा बताया था ना। तो रिएक्टिव कौन है ज्यादा, वो पहले समझोगे तभी तो समझ में आएगा कौन किसको लेके जाएगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो अब बात को समझो, अगर मान लिया हमारे पास कॉपर का कोई जो है सॉल्यूशन है और उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम किसी के साथ कर देंगे तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन उसका बन जाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने जिंक लिया, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कर दी CuSO4 से, तो ये SO4 है ना, ये कॉपर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। कॉपर की गर्लफ्रेंड है, अब ये गर्लफ्रेंड कह रही है भैया जिंक ज्यादा पैसे वाला है, मैं तो अब इसके साथ रहूंगी, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट।
कॉपर रह गया बेचारा अकेला, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे मैंने दोस्तों वाली बात बताई कि भाई उसको क्रिकेट पसंद है, दूसरे को क्रिकेट पसंद है, वो दोनों साथ में चले जाएंगे और फुटबॉल वाले एक साथ में आ जाएंगे। तो यहां देखो BaCl2 Na2SO4, तो Ba और SO4 एक साथ आ जाएंगे, BaSO4, और यहाँ NaCl एक साथ चले जाएंगे, 2NaCl, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये आयंस की वजह से होता है, तो जो सूटेबल आयंस है वो एक साथ चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो उधर जाना और वो उधर आना, दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ अगर हो तो कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है? जब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो वहां एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिल जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। देखिए जैसे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है बच्चों, ये होता है कलरलेस, ठीक है बच्चों, ये कलरलेस है। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, ओके। जब हम लेड आयोडाइड में, ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट में इस पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो वहां पोटेशियम नाइट्रेट एक कलरलेस मिल जाएगा और नीचे एक येलो आयोड सब्सटेंस मिलेगा लेड आयोडाइड, जो कि इनसोल्यूबल होगा, इसमें सोल्यूबल नहीं होगा, अलग ही दिखेगा, ठीक है, इसमें अलग ही आपको नजर आ जाएगा, उसको कहते हैं आपका प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे की तरफ एक एरो साइन को शो करता है। अगर नीचे की तरफ एरो साइन है किसी रिएक्शन में तो इट मींस वो एक प्रेसिपिटेट है। समझ में आ गया? जैसे यहां देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये कौन है बच्चों? लेड नाइट्रेट, जो हमने यहां लिया, ये कलरलेस है। फिर यहां लिया पोटेशियम आयोडाइड जो कि कलरलेस है, इनसे मिलेगा लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट और पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। ये पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन ऊपर आ गया, लेड नाइट्रेट नीचे मिल गया, येलो कलर में मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को याद रख लो प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन मैंने उठा के रखी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जहां अब बराबर हो जाए, भाई जो ज्यादा, जैसे हमने लिया एसिड, एक लिया बेस, एसिड बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, दोनों अब न्यूट्रल हो जाएंगे, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे H2O बनाया हमने, तो H और O दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को खत्म करके एक नया सब्सटेंस बनाया H2O। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखो, एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है बच्चों, बाहर, एग्जिट मतलब बाहर, जहां जब कहीं पार्किंग वगैरह में जाकर लिखा रहता है ना एग्जिट के लिए, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना, बाहर। लेकिन यहाँ कौन निकलता है? हीट निकलती है। जब हीट बाहर निकले किसी भी रिएक्शन में से, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी बाय लाइट और हीट। इट इज अपोजिट ऑफ एंडो, एंडो मतलब हीट लेना, एक्सो मतलब हीट निकालना। तो हीट जिसमें रिलीज हो जाए तो वो ही होते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे यहाँ मेकिंग आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स जब बनते हैं तो वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है, Fe+O2 गिव्स Fe2O3, हीट रिलीज होगी, याद रख सकते हैं बच्चों। एंडोथर्मिक जिसमें हीट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? वो सनलाइट लेता है तभी फोटोसिंथेसिस हो पाता है, इसलिए दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जो याद रख सकते हो आप एंडो के लिए। एक्सो एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारी के बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना, कि वो आता है क्वेश्चन कि भाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब आप कुछ खाना खा, जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होते हैं तो उस होल प्रोसेस में हीट रिलीज होती है एनर्जी के फॉर्म में। तब तो खाना खाने के बाद एनर्जी आती है हम लोगों को, ठीक है। फिर अब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है किसी प्रोडक्ट के बनने से, तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि भैया ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का आना आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, आपके पास से ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन जाना रिडक्शन, आना ऑक्सीडेशन। तो किसी सब्सटेंस के पास अगर ऑक्सीजन आती है तो वो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसके पास से जाती है उसका होता है रिडक्शन।
तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों कहलाते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बात को समझते हैं एग्जांपल से। जैसे Fe2O3 है, 3CO है, ये 2Fe प्लस 3CO2, इस पे से ऑक्सीजन छिन गया, देखिए तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। मैंने बोला ऑक्सीजन आना ऑक्सीडेशन, जाना रिडक्शन, तो Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, याद रखना। बहुत से बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, कहते हैं आयरन का रिडक्शन हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये पूरे कंपाउंड का Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है। और CO के पास एक और ऑक्सीजन आ गया, तो इसके पास ऑक्सीजन आई है तो CO का ऑक्सीडेशन हुआ है, ना कि C का। ठीक है बच्चों, अब बात समझो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट कौन होता है, जो कोई काम करवाता है उसको कहते हैं एजेंट। हमें LIC का कोई बीमा लेना है तो कोई एजेंट आएगा, कहेगा ले लो जी, तो हमने क्या कराया, बीमा। वो कौन है जो करा रहा है, बीमा करवाने वाला, तो उसने करवाया। तो इसका मतलब जो रिड्यूस होता है, जैसे ये रिड्यूस हुआ, तो ये रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस इतना सिंपल से दिमाग में रखना है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जैसे हमारे पास आयरन की कोई रोड है, बाहर पड़ी है और वो बाहर पड़ी पड़ी जो है जंग खा रही है, ऐसे हम कहते हैं, वो ही होता है कोरोजन। लेकिन जब आयरन की बात करते हैं तो उसका स्पेशल नाम दे दिया रस्टिंग, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन है वो भी कोरोजन ही। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ, वाटर वेपर के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ, जो भी चीजें प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उनके साथ रिएक्शन होकर नया एक प्रोडक्ट बना लेना इज कॉल्ड कोरोजन। तो उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूँ आयरन का। तो आयरन क्या होगा, आयरन उसमें बदल जाएगा रस्टिंग में, रस्ट बन जाएगा, है ना, तो वो भी है ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है उसको समझना, वो थोड़ी अलग लगेगी। कोरोजन इज नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट रिफाइंड मेटल टू ए मोर स्टेबल फॉर्म। ये क्या कह दिया सर, मतलब आयरन था, आयरन स्टेबल नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करने के बाद रस्टिंग बन गई, रस्ट होने के बाद अब वो आगे कुछ नहीं करेगा, स्टेबल हो गया, रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ये डेफिनेशन लिखी है, सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। ठीक है ना बच्चों, बड़े आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अब कोरोजन इंजीनियरिंग इज फील्ड डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग कोरोजन, बिकॉज कोरोजन से बहुत लॉसेस होते हैं, रस्टिंग होगी, रस्टिंग से बड़े लेवल पे हमें नुकसान होते हैं, वो सब यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर और एसिड वगैरह के, तो वो आगे रिएक्शन नहीं करेंगे। गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक लेयर ऊपर जमा देंगे उसके, तो जो भी रिएक्शन होगी जिंक के साथ हो लेगी, और वो इतनी होती नहीं है। ठीक है बच्चों, रेंसिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। जब फूड मटेरियल्स के अंदर जो ऑयल्स एंड फैट्स है, जब उनकी स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन होती है, तो उसको कहते हैं आपका रेंसिडिटी। वो क्या होता है, रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स, उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल आएगी, उससे उस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग उनको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि एयर ही ना घुसे और वो रिएक्शन ना करे। कलर्ड में वैसे रखेंगे तो क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन होती है जैसे AgBr की होती है, तो वो रिएक्शन जो होती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वो भी ना हो, तो सारी जो है रिएक्शन से हम बच सकते हैं। स्टोरेज इन कलर्ड ग्लासेस कंटेनर, वैक्यूम पैकेजिंग रिटार्ड्स रेंसिडिटी, ऑक्सीजन एक्सक्लूड हो जाती है, वहाँ वैक्यूम रहता है। नेचुरली ऑकरिंग एक्टिव ऑक्सीडेंट्स, विटामिन C, B, कैरोटीन एंड विटामिन E, इन सब का यूज कर सकते हैं। और नाइट्रोजन जैसे हम चिप्स में फ्लश करते हैं तो वो बचाते हैं रेंसिडिटी से, और जैसे इधर उधर गिरने से उनको टूटने से बचाते हैं। बहुत एक छोटे से टाइम में आपको पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। आप लोगों को बढ़िया लगे है ऐसा सेशन आप लोगों को, तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब मैं हर एक चैप्टर का ऐसे ही बढ़िया एक रिकैप आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।